जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे दो एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर की बुक चला रखी है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे दो एग्जाम्पल पे बात हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल। एक तो 3.6.2 था और एक 3.6.4 एग्जाम्पल था। आज मैं एक थ्योरम पे बात करने वाला हूं। ये थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर है 3.6.3। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता जो है वो आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव होने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फाइनाइट और एग्जिस्टेंसी के लिए किसी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपकी जो कंटिन्यूटी है वो क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। कैसी कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपके किसी फंक्शन अगर आपका कोई डेरिवेटिव है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, मेरी जैसे कि आप लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप श्योर नहीं हो कि वो डेरिवेटिव भी होगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है, अवकलज है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर आप श्योर हो कि वो कंटिन्यूअस होगा। यही आपके एक थ्योरम है। इस पे मैं सबसे पहले इस थ्योरम में क्या प्रूव करोगे, सबसे पहले हम क्या है, किसी फंक्शन को एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है एट ए पॉइंट जेड बराबर z0 पे उसको क्या लेके चलेंगे, डिफरेंशिएबल है। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका z बराबर z0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम उस फंक्शन को क्या चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। पहला काम देखिएगा, ठीक है ना, दोनों ओर चलेगी आपकी, इनवर्सली भी बात होंगी यहां पे कि सबसे पहले हम किसी फंक्शन को क्या लेके चलेंगे कि फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी क्या प्रूव करेंगे, कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। और एक बार अगली बार क्या करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर उसे यह प्रूव करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यही इस थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। और जो आपको प्रूव करना वो है। प्रूफ पे बात करें, तो माना फलन एफ ऑफ जेड, प्रांत डी के किसी बिंदु z बराबर z0 पर अवकलज है, पर अवकलनीय है। ये हमने ले लिया सबसे पहले कि कोई फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ जेड, वो अपने प्रांत के किसी बिंदु z बराबर z0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अर्थात भावार्थ क्या है इसका कि एफ डैश जेड परिमित रूप से विद्यमान होगा। सुनो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखो, हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट w बराबर एफ ऑफ जेड इज ए फंक्शन इन डोमेन डी एट ए पॉइंट z बराबर z0 इन डोमेन डी। तब हम क्या लेके, क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। उसके बाद क्या लेके चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एफ डैश जो जेड है वो आपका परिमित रूप से क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, हमने इसको क्या ले लिया, एफ डैश जेड क्या अपने पास परिमित रूप से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने ले लिया, आपको शुरुआत में लेके चलते हैं अपन पर एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड 0। ये क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला अपने दो प्रकार के फॉर्मूले आए थे। उनमें से एक फॉर्मूला था अपने पास कि लिमिटिंग के z टेंड्स टू z0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से उस स्टेटमेंट को, ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं लेके चल रहा हूं। इसके लिए क्या करें, इसे और कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या किया, एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड 0, मैंने इसमें z माइनस जेड 0 को डिवाइडेशन दे दिया और z माइनस जेड 0 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, z माइनस जेड 0 को डिवाइडेशन दे दिया और z माइनस जेड 0 को क्या दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगले केस में क्या किया मैंने, दिस इंप्लाई दैट यह बराबर होगा, मैंने लिमिटिंग केस ले लिया है। लिमिटिंग केस यहां पे ले लिया अपन ने, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0।
अपन ने एक केस ले लिया, लिमिटिंग केस ले लिया, z टेंड्स टू z0। यहां पे अपने पास क्या है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में भी सेम लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 और इनटू में आपके पास है z माइनस z0। दोनों तरफ सबसे पहले अपन एक स्टेटमेंट लेके चले, f ऑफ z माइनस f z0 इक्वल टू क्या, f ऑफ z माइनस z0। मैंने क्या किया था उसमें, सबसे पहले z माइनस z0 का डिवाइडेशन दे दिया और z माइनस z0 का क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में क्या किया, दोनों तरफ अपन ने लिमिटिंग केस ले लिया, ले सकते हैं दोनों तरफ लिमिटिंग केस। नेक्स्ट में क्या करते हैं, लिमिट जो है आपकी लिमिटिंग केस, लेफ्ट साइड पे बात कर रहा हूं, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड में आपकी लिमिट है, राइट साइड में जो लिमिट है, लिमिट क्या होती है, जब मल्टीप्लाई में दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में दो फंक्शन या प्रोडक्ट, तो लिमिट क्या होती है, उन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो लिमिट इस पे भी लग जाएगी और यहां पे भी लग जाएगी। तो मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, तो लिमिटिंग केस लिमिट लग जाएगी भैया आपकी z माइनस z0, लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, f z माइनस f z0 अपॉन z माइनस z0, यहां पे लिमिट लगा दी आपकी। इनटू में लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, f क्या चल रहा था आपका, z माइनस z0, z माइनस z0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिमिट को क्या कर दिया, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। राइट हैंड साइड पे बात करूं मैं, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के दो फॉर्मूले पढ़ाए थे शुरुआती लेक्चरों में, तो उनमें से आपने ये एक फॉर्मूला है एट ए पॉइंट z बराबर z0 पर, और ये क्या आपका रिजल्ट क्या देगा, f डैश z0, f डैश z0 इनटू ये आपका z माइनस z0, z माइनस, इसमें जैसे लिमिट पुट करोगे तो ये रिजल्ट देगा आपका 0, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका है लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f z0, ठीक है। अब सुनिएगा, पहले इस पे बात करता हूं मैं, यहां पे देखिएगा, ठीक है। इसमें भी अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता हूं लिमिट को, तो लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0, f ऑफ z यहां पे लगा माइनस, यहां पे जब लिमिट लगाओगे यहां पे ऑलरेडी z टेंड्स टू z0 रखा हुआ है, यह आपका क्या रहेगा, f z0 बराबर। इस पे बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, क्योंकि हमने क्या लेके चले थे, चूंकि आपका f डैश f ऑफ z, f डैश z, ठीक है ना, नॉट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, f ऑफ z जो है आपका क्या है, फाइनाइट और एग्जिस्ट है। जब हम किसी फाइनाइट और एग्जिस्ट नंबर से जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अदरवाइज इतनी बड़ी बात क्यों लिखी है मैंने, ये आपको लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता या इनफाइनाइट होता, तो उस केसेज में इसका 0 से जब किसी इनफाइनाइट का या एग्जिस्ट नहीं करे उस नंबर का मल्टीप्लाई करते, तब उस रिजल्ट में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट इंटू 0 करो, इनफाइनाइट इंटू 0 करें, 0 इंटू इनफाइनाइट, ये जो है ये आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, ये आपका क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस वजह से यहां पे मैंने ये बात लिखी, f डैश z0 इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। ये अगर फाइनाइट और एग्जिस्ट है तब इसका 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसे मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो लिमिटिंग केस z टेंड्स टू z0,
एफ ऑफ जेड बराबर आपके पास प्राप्त होगा एफ जेड। ठीक है, मैंने लिमिटिंग, ये जो आपको प्राप्त हुआ है Z0, ये आपका क्या है, फाइनाइट है एंड यूनिक, फाइनाइट एंड एडजस्ट एंड यूनिक। अगर आपने लिमिटिंग केस लगाया, ये आपका एफ ऑफ Z0 का मतलब फंक्शन पर Z0 का मान आ गया, एफ ऑफ Z0 जो कि क्या है, फाइनाइट है, एडजस्ट है और यूनिक है। फाइनाइट है, एग्जिस्ट है और यूनिक है। अगर आपने लिमिटिंग केस z टेंड्स टू Z0 एफ ऑफ जेड पे लगाया और अगर आपको फाइनाइट और यूनिक और एग्जिस्ट अगर वैल्यू प्राप्त हो रही है, फाइनाइट एंड यूनिक आपके रूप में अगर वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में फंक्शन क्या कहलाता है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। सो इससे क्या कह सकते हैं, सो एफ ऑफ जेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इस स्थिति में एफ ऑफ जेड कैसा होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सबसे पहले हम क्या लेके चले थे, फंक्शन को क्या डिफरेंशिएबल लेके चले थे और उसको क्या प्रूव कर दिया हमने, कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट में जो इसकी अपोजिट में इनवर्सली बात करें अपन, इनवर्सली अगर थ्योरम पे बात करें, ठीक है। अब एफ ऑफ जेड क्या है, आपने अवकलज, जब उसका अवकलज एग्जिस्ट कर रहा था तो उस स्थिति में वो क्या आ गया, आपकी उसकी लिमिट क्या आ गई, एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट में क्या, अब हम यह सिद्ध करेंगे, नाउ विल वी शो दैट, अब हम यह सिद्ध करेंगे कि फलन एफ ऑफ जेड, फलन एफ ऑफ जेड के संतत होने पर वह अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेके चलेंगे अपन, अब की बार हम क्या लेके चलेंगे, शुरुआत में हमने क्या लेके चले, फलन को डिफरेंशिएबल लेके मान के चले कि यानी कि फंक्शन जो है आपका क्या डिफरेंशिएबल है, और उस स्थिति में हम क्या लेके आए थे, उसको कंटिन्यूअस प्रूव किया था। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेके चलेंगे या इस बात को लेके चलेंगे कि फंक्शन अपने पास कैसा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या नहीं है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तब जाके आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ होगा कि किसी फंक्शन के परमित और एग्जिस्ट अवकलज के लिए जो सांतत्यता है वो आपकी क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त नहीं है। यानी कि आवश्यकता प्रतिबंध का मतलब यह होता है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ जेड फंक्शन है, ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो उसी चीज को प्रूव करने के लिए इसे हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे। ये जो बात है इसे हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को कैसे, अब मैंने जो आपको लास्ट टाइम जो दो एग्जाम्पल करवाए थे, एक एग्जाम्पल उनमें करवाया था, एक एग्जाम्पल कराया था आपको लास्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल नंबर था आपका 3.6.4 और उसमें मेरे पास एफ ऑफ जेड था, ठीक है ना, मॉड ऑफ जेड की पावर n, सॉरी मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.6.4 जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया। वो एग्जांपल एज इट उतारना है। वो एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी जो लास्ट में जो हमने बात की है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, हमने क्या बात की थी कि कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये बात हमने प्रूव कर ली। अब हमें जो प्रूव करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इस बारे में प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, एक ऐसा फंक्शन लेके चल रहे हैं जो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, और उसे हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको कराया था लास्ट लेक्चर में, वो सेम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम में आएगा। यानी कि वो एक ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज
ए कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। अपने पास जो फंक्शन लेके चले ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर। और अब हम इसे क्या प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, क्योंकि ये क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस तो है ही, साथ ही साथ जब हमने लास्ट एग्जांपल में इसको प्रूव करके बताया था तो इसकी जब लिमिट के बारे में बात की थी तो इसकी लिमिट फाइनाइट और एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यूनिक नहीं आ रही थी। आप अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे थे और अलोंग वाई एक्सिस जा रहे थे, दोनों में आपको लिमिट क्या मिल रही थी, अलग अलग मिल रही थी, डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी। तो उस स्थिति में इसकी लिमिट क्या नहीं कर रही थी, आपकी एग्जिस्ट नहीं, डेरिवेटिव के लिए वो लिमिट क्या नहीं कर रही थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए ये कहीं पे भी क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल। लेकिन आपने लास्ट एग्जांपल में बात की थी कि ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, केवल मूल बिंदु पर ये क्या था, जो फंक्शन है अपना वो क्या है, डिफरेंशिएबल। लेकिन एक पॉइंट से काम नहीं चलता। अरे बस में जो हम कह रहे हैं कि वो हम जो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन होता है, जो कंटिन्यूटी जो है, हमें तो केवल एक जगह चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये चाहे कैसी भी स्थिति में हो, हमें केवल एक जगह ऐसा चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं हो, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल कराया वो एग्जाम्पल आपको एज इट इज नोट करना है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं तो नेक्स्ट है आपकी एनालिटिक फंक्शन, जो चैप्टर का नाम है। विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन किसे कहते हैं, सुनिए पहले बता देता हूं फिर लेकर नोट करा देंगे। कोई हमारे पास एनालिटिक या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, शुरुआत में मेरी बात हो चुकी थी, या रेगुलर फंक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस पहले भी आपसे इस पे एनालिटिक फंक्शन पे आपसे बात हुई है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन w बराबर एफ ऑफ जेड सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन डोमेन डी। इसकी दो डेफिनेशन है, इसकी दो डेफिनेशन, एक तो इसकी डेफिनेशन है भैया डोमेन के लिए, एक तो डेफिनेशन है डोमेन के लिए, ठीक है, और एक डेफिनेशन है एट ए पॉइंट। यहां पे आप इसकी दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो डोमेन के लिए क्या डेफिनेशन है कि डोमेन में एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, और किसी पॉइंट पर एट ए पॉइंट पर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डोमेन वाले की, ठीक है ना। ठीक है, डोमेन वाली डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्या डेफिनेशन है आपकी, फलन एफ ऑफ जेड, फलन एफ ऑफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है। विश्लेषिक फलन कहलाता है विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। समझिए इस बात को कि कोई फंक्शन डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा। ए फंक्शन w बराबर एफ ऑफ जेड सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन डोमेन डी। यानी कि मेरे पास ये आर्गेन प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के एवरी पॉइंट पे, ये डोमेन है इसका पूरा, डोमेन के हर पॉइंट पर, ठीक है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है इस डोमेन में।
इस डोमेन के इस डोमेन में कोई फंक्शन इस डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन पे कहलाएगा यदि जो फंक्शन है वो एवरी पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। डोमेन के हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाएगा। ये तो हुई इसके डोमेन में किसी फंक्शन, ये आपको एनालिटिक फंक्शन आपको और आगे भी काम आने वाला है, ठीक है ना। जब सिंगुलरिटी पढ़ोगे आगे, एक चैप्टर सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के रूप में है, जहां पर सिंगुलरिटी पढ़ोगे वहां पे भी, और बहुत जगह आपको कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स की बुक में बहुत जगह आपके ये काम आने वाला है एनालिटिक फंक्शन। तो पहले तो इसके डोमेन में डिफरेंशिएबल एनालिटिक तब कहलाता है जब डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, प्रांत डी में क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन कहलाएगा। ये तो पहली डेफिनेशन हुई सर मेरे पास, ये तो मेरे पास पहली डेफिनेशन हुई, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन पे बात करें तो दूसरी डेफिनेशन की मैंने बात की थी आपसे, एट ए पॉइंट जेड बराबर Z0, इस पे बात होगी सर, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे बात करते हैं, एट ए पॉइंट, ये दूसरी है आपकी, ये यहां पे आपकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है ना। कोई फंक्शन W बराबर f ऑफ z किसी पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे डोमेन पे बात हो रही थी, यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे बात हो रही है, तो कोई फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे कब कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, ठीक है। फलन f ऑफ z प्रांत d के किसी बिंदु, यहां पर्टिकुलर बात हो रही है पॉइंट पर, किसी बिंदु z बराबर Z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन f ऑफ z बिंदु z बराबर Z0, बिंदु z बराबर Z0 तथा z बराबर Z0 के प्रतिवेश में अवकलनीय हो। इसे ध्यान से समझना भैया, मैंने क्या कहा है, W बराबर f ऑफ z, ए फंक्शन W बराबर f ऑफ z said to be analytic function at a point z बराबर Z0 in domain D if function is differentiable at z बराबर Z0 and its neighborhood। z बराबर Z0 जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपसे बात हो रही है, उस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, साथ के साथ उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लघु प्रतिवेश में। ये मेरे पास फिर से कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहां पे कोई पॉइंट है z बराबर Z0, ये कोई पॉइंट है मेरे पास z बराबर Z0। इस पॉइंट पर, इस किसी पॉइंट पर डिफरेंट एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि फंक्शन W बराबर f ऑफ z इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, एट ए पॉइंट z बराबर Z0 पर, इस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका जो नेबरहुड है। अब रियल नंबर में जब आप नेबरहुड देखते थे, मेरे पास जैसे x बराबर a, ये इस तरह से हुआ करता था, तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा देखते थे, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इसके क्या कहलाता, नेबरहुड कहलाता था, क्योंकि वहां पे रियल लाइन पे बात हो रही थी, ठीक है ना। यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स में बात हो रही है, शुरुआत में मैं आपसे कह चुका हूं कॉम्प्लेक्स में, तो इसका नेबरहुड चारों तरफ से आएगा। मतलब आप जब इस पॉइंट की तरफ जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वे हैं, तो जो नेबरहुड बनेगा, ठीक है ना, वो आपका एक सर्कल के रूप में बनेगा। ये इसका क्या है, नेबरहुड है, ये इसका क्या है, नेबरहुड। ये आपका z बराबर Z0 को क्या है, नेबरहुड। तो क्या कहने वाली ये डेफिनेशन क्या कह रही है आपसे कि एक फंक्शन
अपने प्रांत के डोमेन के किसी पॉइंट z बराबर z0 पर एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि वो फंक्शन आपका z बराबर z0 पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, साथ के साथ उसके नेबरहुड में, लघु प्रतिवेश में, ठीक है ना, नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए भैया, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक कहलाता है। ये बहुत ही गौर करने की बात है। काफी बार फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएबल हो जाएगा किसी पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन एनालिटिक नहीं हो, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। जैसे आपने मेरी लास्ट लेक्चर में जब मैं अभी भी मैंने आपसे बात हुई है कि एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर एट ए पॉइंट और ओरिजिन पर क्या था, ये डिफरेंशिएबल था, बात हुई थी आपसे। लेकिन अगर इसके एनालिटिक होने पे बात करें कि क्या ये ओरिजिन पर एनालिटिक होगा, जो अभी जस्ट आपसे जो बात हुई थी मेरी, कि इसको आगे लेते चलते, मेरी आपसे बात हुई थी कि आपने जो फंक्शन एफ ऑफ जेड अभी आपने देखा कि मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इस पे आपसे मैंने कहा था ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी है आने की। तो एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जब इसको आपने करा था, इस एग्जाम्पल को मैंने कराया था, तो ये कंटिन्यूअस तो है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कहीं पर भी क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था, केवल किसको छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ के। ये ओरिजिन पर ये फंक्शन क्या था, ये मूल बिंदु पर अवकलनीय है, मूल बिंदु पर अवकलनीय, ओरिजिन पर क्या था, ये अवकलनीय था, बट मूल बिंदु पर ओरिजिन, मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं होगा भैया, विश्लेषक फलन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा ये, क्योंकि जिस ओरिजिन के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हो, उस ओरिजिन पर तो ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये ओरिजिन के नेबरहुड में, क्योंकि ओरिजिन को छोड़ के, ये ओरिजिन को छोड़ के कहीं भी चला गया, ठीक है ना, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही बात होंगी आपसे, ओरिजिन को थोड़ा भी इधर उधर गया, उसी स्थिति में इसकी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो अब तक जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, लिमिट बताइए, ठीक है ना, कंटिन्यूटी पे बात हुई है, डिफरेंशिएशन पे बात हुई है, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हुई है, ठीक है, वो दोनों ही पॉइंट आपके अब एनालिटिक में काम आने वाले हैं। कि आपने अब ये चीज समझ में आ गई है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर उसके कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको स्टेटमेंट थ्योरम पढ़ाई है, ठीक है ना। तो अब किसी फंक्शन को आपको एनालिटिक के लिए, ठीक है ना, एनालिटिक के लिए सबसे पहले आपके पास जरूरत है डिफरेंशिएबिलिटी की, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने फॉर्मूला किया है, साथ के साथ अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी है, अवकलनीयता है उसमें, तो इसका मतलब उसकी लिमिट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लिमिट क्या करेगी, उसकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये तीनों टॉपिक हम मिल जाते हैं। अब किसी फंक्शन को आपको एनालिटिक कहने के लिए उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करनी पड़ेगी, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डोमेन में और पॉइंट में, दोनों ही पॉइंटों पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या किया है, बात की आपसे, ठीक है। अब किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के एनालिटिक होने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट फिर से आएंगे। मैंने कहा है आपसे कॉम्प्लेक्स में बार बार आपके पास दो कंडीशन आती रहेंगी, एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि नेसेसरी क्या होता है और सफिशिएंट क्या होता है। नेसेसरी आप, और लास्ट एंड फाइनल में आपको बता रहा हूं, नेसेसरी का मतलब यह है कि कोई फंक्शन के जैसे डिफरेंशिएबल है तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नेसेसरी है। लेकिन कंटिन्यूअस होने से उसका काम नहीं चलेगा, पर्याप्त नहीं है ये कहने के लिए उसे केवल आप उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या वो क्या है आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, तो ये आपके लिए पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है कि आप उसे डिफरेंशिएबल कह दो, ठीक है ना। तो यहां पे भी मैं अब आपको एनालिटिक फंक्शन में आपकी दो स्टेटमेंटों पे बात होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर में। एक तो आपका भैया आवश्यक प्रतिबंध और एक नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन,
एक तो पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है ना, और एक आपका क्या है, आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है भैया, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।